गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आयतन के अंतर्गत बेलन। इससे पहले हमने घन घनाभ की एक क्लास ले रखी है और घन घनाभ की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी, बहुत ही बेहतर प्रश्नों को हमने पढ़ा था। यहाँ पर दूसरी क्लास है और इसमें पूरी आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर यानी कि बेलन पढ़ने वाले हैं। और देखिए जितने लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने पहले से आयतन या क्षेत्रफल को नहीं पढ़ा है या ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा ये टफ लगता है, तो उन लोगों की वजह से ही हमने इसको खंड खंड करके पढ़ाया। एक क्लास में सिर्फ एक ही टॉपिक की बात की और इस तरह से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने की कोशिश भी की थी। जैसा भी लग रहा है आप लोगों को रेस्पॉन्स अगर देंगे तो पता चलेगा। लेकिन आयतन में देखिए बेलन को पढ़ाने का एक सबसे बेटर मुझे लगा कि बेलन है या घन घनाभ है, इन सारी चीज़ों को, क्योंकि आयतन काफ़ी बोर करने वाला टॉपिक होता है, ऐसा जनरली माना जाता है। लेकिन जिन लोगों का मैथमेटिक्स ठीक है, जो मैथमेटिक्स के अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, उन लोगों को दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं कि इनमें से हर हालत में प्रश्न भी पूछे जाते हैं और पढ़ना सभी को पड़ता है क्योंकि ये कंपटीशन है। तो यहाँ पर हम बेलन स्टार्ट करने वाले हैं और बेलन के जो भी महत्वपूर्ण सूत्र रहेंगे उन सभी सूत्रों की चर्चा हम सबसे पहले ही कर लेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। घन घनाभ की क्लास लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ले सकते हैं। अगर चैनल पर कोई भी नया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बेलन से और बेलन के बारे में ज़रा समझ लेते हैं क्या होता है ये। देखिए बेलन से रिलेटिव प्रश्न तो बेलन हो या फिर कोई और आयतन से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इस तरह से ये हुआ, चाहे तो आप यहाँ पर इसको इंडिकेट कर भी सकते हैं या नहीं भी। देखिए इसको हम हाइट बोलेंगे, जबकि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको आर यानी कि रेडियस बोलेंगे। अब देखिए ये क्या है, ये बिल्कुल एक इस तरह का ग्लास आप मान लीजिए या ऐसा पाइप मान लीजिए, जो पाइप बिल्कुल खाली होता है या ठोस भी हो सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पाइप जैसा मान लीजिए जिसमें दोनों सिरे बराबर हों, ये वाला सिरा भी बराबर जितना हो उतना ही ये वाला सिरा हो और बिल्कुल ये गोल होते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला सिरा और नीचे वाला सिरा अगर दोनों बराबर हो जाए तो ऐसा कोई ग्लास भी उसे भी आप सिलेंडर कह सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर एक सिरा पतला है एक सिरा मोटा है उसे आप सिलेंडर नहीं कहेंगे, ठीक है। वो सिलेंडर की श्रेणी में नहीं आएगा। सिलेंडर जैसे हम बोलते हैं, बेलन जिसे हम बोलेंगे, वो बिल्कुल मोटाई उसकी हमेशा से ऊपर से नीचे तक एक जैसी होगी, बिल्कुल बराबर होगी, उसको हम सिलेंडर बोलेंगे। अब देखिए इसका जो आधार है वो कैसा होगा, एक सर्कुलाकार होगा, मतलब एक सर्किल के आकार का होगा, वक्राकार होगा इसका जो आधार होगा। और इसकी छत जो होगी वो भी कैसी होगी, एक वक्र के आकार की होगी, मतलब एक पूरा कर्व होगा यानी कि राउंड होगा, सर्कल होगा। अब देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें आपको समझनी है, वो ये कि इसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम जो होता है, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। और एक बात यहाँ से और इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए, आयतन जो होता है ना, वो हमेशा आयतन किसके बराबर होता है, हमेशा से वो आयतन जो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई के बराबर होता है। आयतन जो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई के बराबर होता है। अगर आप कभी भी भूल जाते हैं कि कैसे बनता है ये या फिर इसका आयतन क्या है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात के लिए कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई अगर हम करते हैं तो आयतन निकल आता है, ठीक है। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कल है और हाइट से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आयतन बन जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो देखिए यहां पर मैं लिख भी दूं, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। बात कर लेते हैं वक्र पृष्ठ की। वक्र पृष्ठ, देखिए वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है ये जो एक पाइप जैसा होगा या जो भी सिलेंडर जो बना हुआ है, इस बेलन के ऊपर की जो चादर है, जैसे आपका ये जो कलम है, ये कलम भी कैसा है, बेलन के आकार का ही है। यहाँ से यहाँ तक देखिए बिल्कुल ये गोल है और हर जगह बराबर है, तो ये बेलन के आकार का है। तो इसमें ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इस सभी को हम क्या कहेंगे, वक्र पृष्ठ कहेंगे। क्या बोलेंगे ऐसे, वक्र पृष्ठ। जबकि आयतन जो होता है, आयतन का मतलब होता है इसमें कितना मटेरियल है, ये जो अगर ठोस है तो इसमें कितना मटेरियल है, अगर ये हॉलो है मतलब ये अगर खाली है, खोखला है, तो इसमें कितना मटेरियल आ जाएगा। आयतन का मतलब धारिता होता है, जैसे एक आपकी बोतल होती है, कोई बोतल है, उस बोतल का आयतन कितना है, मतलब उस बोतल में कितना पानी आएगा। कोई ग्लास है जो नीचे से ऊपर तक बिल्कुल बराबर है, एक जैसा है, उसका
तली पर भी जितना क्षेत्रफल है उतना ही क्षेत्रफल उसकी छत का है, यानी कि अगर बराबर है तो वो भी सिलेंडर की श्रेणी में आएगा, और उसमें कितना पानी आता है यही उसका आयतन होता है, उसकी धारिता होती है। वक्र पृष्ठ का मतलब समझ गए होंगे। वक्र पृष्ठ का मतलब है कि अगर ये जो कलम है, इस कलम के अगर हर साइड में हम यहाँ पर अगर पुताई कर दें, पेंट कर दें इस पे, तो एक जैसा नज़र आएगा, तो यही सब होता है इसका वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो 2πr/h होता है। इसको भी समझ लीजिए कैसे बनता है। ये बनता है आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। कैसे बनता है? आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। तो देखिए आधार का परिमाप क्या हुआ? आधार का परिमाप हो जाएगा 2πr और h इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात हुई वक्र पृष्ठ की। इसके अलावा एक यहां पर हम पढ़ेंगे संपूर्ण पृष्ठ। क्या पढ़ेंगे? संपूर्ण पृष्ठ। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ में और वक्र पृष्ठ में इन सभी में क्या डिफरेंस होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें हम लिखेंगे वक्र पृष्ठ प्लस आधार प्लस छत का क्षेत्रफल। बात को समझ लें, आधार वक्र पृष्ठ कितना है? 2πr/h, और आधार कितना होगा? πr²। लेकिन छत और इन दोनों को अगर जोड़ना है तो ये कितना बन जाएगा? 2πr²। और यहां से 2πr कॉमन ले लीजिए तो यहां बचेगा h और यहां बचेगा r। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ का। ये तीन ही फॉर्मूले हैं जिनको याद रखना है। मैंने आपको इसका तरीका भी बता दिया कि किस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। आयतन जो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है, तो πr² इंटू h हो गया। वक्र पृष्ठ जो होता है वो आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई होता है, तो आधार का परिमाप हम यहाँ से 2πr निकालेंगे, क्योंकि आधार कैसा होगा? एक वृत्त के जैसा होगा, उसका हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। संपूर्ण पृष्ठ में हमें क्या करना है? वक्र पृष्ठ तो रहेगा ही, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो तो रहेगा ही, इसके अलावा इसकी जो तली है और इसका जो ढक्कन है, मतलब छत और इसका बेस आधार, इन दोनों के क्षेत्रफल को भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बनेगा। तो सबसे मेन चीज़ तो यही थी कि हम सिलेंडर को समझ पाएं कि आखिरकार ये सिलेंडर होता क्या है, बेलन किस किस तरह की कंडीशंस में हमें बेलन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने समझ ली होंगी। इसके बाद हम सीधा सवालों की ओर चलेंगे। फॉर्मूले बहुत ज़्यादा मेन होते हैं। जब तक आपको फॉर्मूले ठीक से याद नहीं है, जब तक आप उसकी फिगर को ठीक से समझ नहीं पाए हैं, तब तक हमेशा प्रॉब्लम आएगी। लेकिन हाँ, इस क्लास में बहुत ही बेहतर से प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न एक इस तरह का रख दिया गया है जो एकदम कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो अलग अलग क्वेश्चंस को ना बना करके एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें यहाँ पर रख दी गई हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, किस तरह से वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, वही सारी चीज़ें यहाँ पर बतानी है। तो देखिए किसी बेलन की त्रिज्या, ये रहा बेलन, और इसमें r बराबर कितना है? 14, जबकि हाइट कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ बताइए। अगर ये बेलन का वक्र पृष्ठ जानना चाहता है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 2πr/h। देखिए 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, r का मान 14 लगाएंगे, h का मान 30 लगाएंगे, आंसर आप निकाल सकते हो। इसके बाद संपूर्ण पृष्ठ पूछा हुआ है, तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम क्या लगाएंगे? 2πr/h। ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके होंगे ना, इस सवाल के लिए ऑलरेडी निकला हुआ होगा। तो इसी में हम क्या जोड़ देंगे? 2πr²। अभी अभी हमने फॉर्मूला ये लगाया था, तो आप सारा कुछ ना करके केवल, क्योंकि आपको पता है कि इसी सवाल में वक्र पृष्ठ भी निकालना है, इसी में संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो वक्र पृष्ठ ऑलरेडी आप निकाल चुके होंगे। संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए 2πr² निकालिए, मतलब बेस और छत का क्षेत्रफल निकालिए और इसमें जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर यहां से आ जाएगा। बात करें अगर आयतन की, तो आयतन के लिए हमें क्या करना है? πr²h। ये फॉर्मूला लगाएंगे और ये इतना कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो। समझाने में थोड़ा सा समय हो गया, बाकी इस पूरी क्लास में जितने भी सवाल होंगे इसी क्लास में निपटाने, इसलिए इस कैलकुलेशन को नहीं करते, क्योंकि इससे और ज़्यादा खतरनाक कई बार इसमें कैलकुलेशन आएंगी, उनको हम निपटाते रहेंगे। ठीक है, तो आप जो भी इसमें आंसर बन जाता है उसको आप कर लीजिए। चलिए
पहले नंबर पे मैंने एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, लेकिन अभी क्लास बाकी है। पूरी क्लास को लेने के बाद आप पिछले प्रश्नों को जब करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सवाल है 175 सेंटीमीटर लंबे उस पाइप का आयतन ज्ञात कीजिए। कोई एक पाइप है, बहुत लंबा सा एक पाइप है जिसकी लंबाई है 175 सेंटीमीटर। और देखिए अब मैं इस तरह से बना दूं, यहाँ पर जो पाइप है भले ही वो पतला होगा, लंबा होगा, लेकिन उसकी जो लंबाई है वही तो इसकी हाइट कहलाएगी। जो लंबाई है वही तो इसकी हाइट कहलाएगी। और इसकी त्रिज्याओं की बात कर रहा है कि जो पाइप है उस पाइप की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या इसकी 14 है और आंतरिक त्रिज्या कितनी है, 7 है। बात को समझिए, पाइप जो है वो कुछ इस तरह का दिया हुआ है, जो कि खोखला वाला जो पाइप होता है, इस तरह से ऐसा पाइप दिया हुआ है। मतलब उसकी कुछ अपने आप में मोटाई भी है, एक अच्छा खासा मोटा होगा, क्योंकि डिफरेंस काफी दे रखा है। आंतरिक त्रिज्या 14 है और बाह्य त्रिज्या 7 है। बाह्य त्रिज्या 14 है, आंतरिक त्रिज्या 7 है। इसका मतलब है कि पाइप की मोटाई 7 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। अगर हम यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर मानते हैं, जबकि यहां से यहां तक 14 मानते हैं, तो पाइप की मोटाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। उस पाइप की मोटाई हुई कि नहीं हुई, हो गई ना। चलिए अब देखें, पूछा गया है कि इसका आयतन बताइए। आयतन से यहां पर मतलब है कि इस पाइप को बनाने में कितना मटेरियल लग गया, क्योंकि पूरी तरह से ये ठोस तो है नहीं। हमें क्या बताना है, खोखला है ये, बाहरी और आंतरिक त्रिज्याएं यहां पर पूछ रखी हैं। तो हम क्या करें, बाहरी जो आयतन होगा, बाहरी पाइप का आयतन जो होगा वो हम निकालें, उसमें से अंदर वाले का माइनस कर दें, तो क्या बचेगा, पाइप की जो मोटाई है, जितना मटेरियल पाइप में लगा हुआ है, उस पूरे का आयतन निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, उस पाइप का मटेरियल निकल के आ जाएगा। तो यहां पर हमें 2 बार फॉर्मूला लगाना है, लेकिन 2 बार नहीं लगाएंगे, उसको आसानी से कर लेंगे। देखिए पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन के लिए। तो हम यहां पर क्या करेंगे, बस इसको समझ लें, आर स्क्वायर मतलब बड़े आर के स्क्वायर से छोटे आर का स्क्वायर घटा देंगे, बस यहीं पे आंसर आ जाएगा। क्या करना है, 22/7, बड़ा आर यानी कि 14 तो 196 हो गया, छोटा आर यानी 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और 175 हाइट हो जाएगी। 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 22 गुणा, यहां पर कितना बच रहा है, देखिए 96 से 49, यानी कि 16 से 9 गया तो कितना बचेगा, 147। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करना है, यहां से आपको आंसर मिल जाएगा 80,850। चलिए ठीक है, पहला आंसर इससे मिल जाएगा। तो बस यही, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी। अगर आप चाहते तो इसको एक बार बड़ा वाला पाई आर स्क्वायर निकाल के एक बार छोटा वाला पाई आर स्क्वायर एच निकाल करके भी कर सकते थे, लेकिन उनसे कोई फ़ायदा तो होना ही नहीं था। हमने अगली लाइन से ले लिया, सिर्फ उसको कॉमन ले लिया, मतलब पाई और एच कॉमन ले लिया, तो दोनों जगह सिर्फ आर स्क्वायर और आर स्क्वायर तो डिफरेंस आएगा, और उस डिफरेंस को यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, तो ये आधे ही समय में आपका आंसर यहाँ से निकल आएगा। इसके बाद और आगे के प्रश्न देखें। एक बार एक प्रश्न पूछा गया था एक सिक्के की मोटाई से संबंधित, हालांकि इस पूरी क्लास में सिक्के की मोटाई से रिलेटेड प्रश्न नहीं है, एसआई में एक बार प्रश्न आया था। और सिक्का जो था, तो सिक्का जो होता है कुछ इस तरह का, लेकिन उसको क्या था कि उसकी मोटाई को समझने के लिए छात्र जो है तैयार नहीं होते, मतलब उसको बेलन समझने के लिए। लेकिन वो सिक्का जो होता है वो भी एक तरह का बेलन होता है, सिक्का जो होता है वो एक तरह का बेलन होता है। अब उसको आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, आप एक सिक्के के ऊपर बहुत सारे सिक्के रखते चले आओ तो आपको एक बेलन जैसा नजर आ जाएगा। तो इसका मतलब सिक्का भी बेलन है, बस उसकी हाइट जो है वो बहुत कम है लेकिन बेलन। ठीक है, तो बीच में आ गई बात, ध्यान आ गया तो बोल दिया। थर्ड वाला क्वेश्चन देख लें। 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई से कितनी मिट्टी मिलेगी। कितनी मिट्टी मिलेगी का मतलब यह है कि 3.5 मीटर त्रिज्या का हमें कुआं खोदना है और उस कुएं को 40 मीटर गहराई तक खोदना है, तो उसमें से कितनी मिट्टी निकलेगी। जितनी मिट्टी निकलेगी मतलब जितना आप उसमें से मिट्टी निकाल लेंगे उतना ही उसे खाली कर देंगे। तो इसका मतलब है कि उसमें जितना पानी आ जाएगा समझ लो उतनी मिट्टी आप निकाल दोगे, जितना पानी आ जाएगा उतनी मिट्टी निकाल दोगे। तो उसकी जो कैपेसिटी है, जो उसकी धारिता है, जो उसका आयतन है, वही पूछा गया है।
तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पाई की वैल्यू यहीं पे लगा लेते हैं, आर स्क्वायर, आर की जगह क्या लगाएंगे 3.5 और 3.5, एच की जगह 40, और यहीं से आपका आंसर हो जाएगा, दोनों दशमलव हटा करके नीचे 2 जीरो लगा दें, 7 पंजे 35, 1 जीरो से 0, 5 दूनी 10, 2 से काटा 11, तो 11 गुणा 4 गुणा 35, 11 चौक 44 गुणा 35, 5 चौक 20, कितना आ जाएगा 1540, ए आंसर। ठीक है, तो जनरली देखिए सवाल में क्या था, कुआं बोल दिया, कहीं पर भी आयतन नहीं बोला उसने, बस आपको समझना है उसमें से जितनी मिट्टी निकालोगे उसमें जो भी ठोस होता है ना, जमीन तो बिल्कुल ठोस होगी, उसमें से आपने मिट्टी निकाली, तो मिट्टी जब निकालोगे तो उसके आयतन के बराबर ही तो मिट्टी निकलेगी, क्योंकि वही मिट्टी दोबारा से उसमें भर भी सकते हो आप, तो पूरी तरह से भर जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, काफी अच्छा प्रश्न था ये भी, और भी बढ़िया प्रश्न मिलेंगे आगे। अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, 2 बेलनाकार ग्लास है, 2 बेलनाकार ग्लास है, मतलब 2 ग्लास है, पूरी तरह से बेलनाकार है, मतलब नीचे पतला ऊपर चौड़ा, इस तरह का नहीं है, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो कहता है कि 2 बेलनाकार ग्लास और उनकी त्रिज्याएं 1:3 के अनुपात में है, जबकि इनकी ऊंचाई भी कैसी है 1:3 के अनुपात में है, तो इनके आयतनों का अनुपात बताइए। देखिए सबसे बेस्ट मेथड मैं आपको बता दूं इसका, आपको क्या करना है, देखिए त्रिज्याएं और ऊंचाइयां अलग अलग हैं, लेकिन वेलन दोनों है तो बेलन, और दोनों का जो आयतन होगा वो क्या होगा πr²h, तो एक जगह r1 h1 मान लीजिए, और एक बार आप इसे r2 और h2 मान लीजिए, क्योंकि आपको r और h ही तो दोनों चीजें अलग अलग लगानी है, वही आप यहां पर r और h को मान लोगे। पाई से पाई दोनों जगह कैंसिल होना ही होना है। ठीक है, अब पहले वाले की r कितनी है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, दूसरे वाले की r कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। ध्यान दीजिएगा त्रिज्याओं में अनुपात ये है, इसकी त्रिज्या 1, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, यहां पर 3 तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसकी h 1 है और इसकी जो h है वो कितनी है 3 है, लेकिन स्क्वायर तो होगा नहीं, h है ना, केवल h1 h2 स्क्वायर नहीं है, तो क्या होगा 1 एकम तो 1 ही रहा, और ये हो गया 27, और आंसर आपका देखिए मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ये देखिए अच्छा सवाल था ये, अनुपात में एक बेहतर सा प्रश्न बनता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से आप समझ गए होंगे, अगर फॉर्मूला याद है तो आप बहुत आराम से इसको फिट कर सकते हो। और आगे बढ़े, देखिए अगला प्रश्न क्या है, 2 बेलनों के आयतन समान है। इस बार बहुत अच्छा सवाल दिया, 2 बेलनों के आयतन कैसे हैं समान है, तो देखिए 2 बेलनों के अगर आयतन समान है तो फॉर्मूला तो जनरली यही होता है, दोनों के आयतनों को हमने इक्वल रख दिया। ठीक है, हालांकि और आगे देख लेते हैं, इनकी ऊंचाइयां 2:3 के अनुपात में हैं। देखिए मैंने इसको दोबारा लिखा है यहां पर, अब समझ लें मेरी बात को, यहां पर इनकी ऊंचाइयां 2:3 के अनुपात में है, तो यहां पर हम 2 लगा दें और यहां पे कितना लगा दें 3, पाई से पाई तो कटना ही है। तो कह रहा है उनके व्यासों का अनुपात बताइए। अब देखिए अगर हम इसको r1 और r2 मान लें, क्योंकि दोनों ही अलग अलग हैं, उनके सिर्फ आयतन बराबर हैं, ऊंचाइयां भी अलग अलग दे रखी हैं, और इनके व्यासों का व्यास किससे बनेगा त्रिज्या से बनेगा। तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकालें, r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर, r2 को इधर लेके आ गए, 3 यहां पे रह गया, इस वाले 2 को इधर ले चलो। अब अगर हम ये स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या होगा अंडर रूट हो जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा, तो इसको √3 लिख लीजिए और इसे √2, अलग अलग लिख लिया। लेकिन ये क्या है त्रिज्याओं का अनुपात है, व्यास के अनुपात के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 से गुणा, लेकिन अनुपात में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो उसका कोई भी फर्क नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि अनुपात है। हमने वर्ग में भी पढ़ा था, इन चीजों को वर्ग में भी पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कि अगर उसकी भुजा का पूछे या उसके विकर्ण का पूछे या उसके परिमाप का पूछे तो हमेशा से आयतन जो अनुपात रहता है इक्वल रहता है, जबकि क्षेत्रफल का जब पूछेगा तो हम क्या करते थे स्क्वायर करते थे। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले ही बता रखी है।
तो ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। आपका आंसर यहां से मिला डी। अगला सवाल, एक गिलास के, ये भी देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक गिलास के दोनों सिरे समान माप के हैं, दोनों सिरे यानी वही सिलेंडर है यानी कि बेलन है, उसमें आधा जल भरा हुआ है। एक गिलास है, दोनों सिरे समान है यानी बिल्कुल एक पाइप जैसा है, और उसमें से भी आधा जल जो है उस गिलास में भरा हुआ है। अब कहता है यदि, देखिए इस तरह का हो गया, ये गिलास हो गया, लेकिन इसमें क्या है, आधा जल, यहां तक क्या है, जल भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, इस गिलास में आधा जल भरा हुआ है। आगे कहता है उसके एक सिरे का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। अगर एक सिरे का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो भाई दूसरे का भी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए? जब दोनों सिरे कैसे हैं, बराबर, एक सिरे का क्षेत्रफल अगर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दूसरे वाले सिरे का भी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि दोनों समान पहले से ही कह रहा है। आगे देखते हैं, तथा गिलास 16 सेंटीमीटर गहरा है। इसकी जो गहराई है वो कितनी है, 16, लेकिन ये आधा भरा हुआ है, इसका मतलब 8 सेंटीमीटर भरा हुआ है, और खाली कितना है, 8 ही सेंटीमीटर खाली है। इतनी बात आ गई समझ में, और सवाल भी हो गया, ये समझ लो। कह रहा है कि बताओ इसमें कितना पानी आ सकता है। और मैंने आपको एक बात बताई थी, हम क्या करते हैं हमेशा, देखिए आप सोचोगे यहां से आर निकालें, बात ठीक है अपनी जगह, आप चाहें तो पाई आर स्क्वायर बराबर 25 लगा करके आर निकाल सकते हो, लेकिन जरूरत क्या है, मैंने आपको बताया पानी कितना आ सकता है, मतलब वो आयतन जानना चाहता है। पानी कितना आ सकता है, आधे गिलास के बराबर, आधे गिलास के बराबर। तो हम क्या करें, मैंने आपको बताया कि आयतन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। कितना पानी आएगा? क्या इससे आसान भी सवाल हो सकता है? एकदम सिंपल सा। पानी अभी कितना आ सकता है इसमें, 8 सेंटीमीटर पानी आएगा ना, टोटल 16 सेंटीमीटर इसकी गहराई है, सेंटीमीटर है ना, हाँ 16 सेंटीमीटर पूरी गहराई है, लेकिन पानी कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 8 सेंटीमीटर पानी आएगा। और आयतन कैसे निकालते हैं, देखिए अकेला पाई आर स्क्वायर को तो यही यहां पर डिनोट करता है, अकेला यही पाई आर स्क्वायर है ना, इसका आधार का क्षेत्रफल। कुछ लोग क्या करेंगे, टाइम बिना बजे खपाएंगे, इसमें पाई आर स्क्वायर बराबर 25 लगाएंगे, आर का मान निकालेंगे। यार कौन सा नया काम कर लोगे, ये पाई आर स्क्वायर है ना, और हमारा फॉर्मूला भी तो यही होता है, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए पाई आर स्क्वायर की जगह सीधा सीधा 25 लगा दीजिए, और एच यहां पर 8 लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसने पूछा है कि अभी और कितना पानी इसमें आ सकता है। तो अभी ये आधा और भरा जा सकता है, जितना पानी है उतना ही पानी इसमें और आ जाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है ना यहां तक? चलिए खैर 6 सवाल हो गए, और आगे बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे सवालों का कलेक्शन लेकर के आना पड़ता है, और आप लोग देखते भी होंगे बहुत ही अच्छे प्रश्न आते हैं। दोनों सिरों पर खुली हुई एक लोहे की खोखली बेलनाकार नली है और वो 2 सेंटीमीटर मोटी है। ऐसा सवाल हमने किया था अभी, एक पाइप था जिसमें 7 सेंटीमीटर मोटा था वो, लेकिन यहाँ डायरेक्टली बोल रखा है कि एक बेलनाकार नली है जो कि 2 सेंटीमीटर तो सिर्फ मोटाई है उसकी। ठीक है, 2 सेंटीमीटर मोटी है, वो खोखली है, लेकिन उसकी जो चादर है, जिस चादर से वो बनी हुई है, वो चादर 2 सेंटीमीटर मोटी है। ठीक है, आगे, यदि इस नली का बाहरी व्यास 50 सेंटीमीटर हो, देखिए इस तरह से, अगर बाहरी व्यास 50 सेंटीमीटर हो तो आर बराबर, देखिए बाहरी व्यास यानी बड़ा आर मान लेते हैं, तो सिर्फ आर बराबर क्या रह जाएगा, 25 रह जाएगा। बात समझ में आ रही है? बड़ा आर 25 हो जाएगा, क्योंकि बाहर का जो व्यास है वो 50 है, तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। जबकि छोटी वाली जो आर है वो कितनी होगी, हमें पता है ना कि इसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर है, इसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर है, तो 50 में से 2 इधर का माइनस करो, 2 इधर का माइनस करो, 50 टोटल ये कितना है 50, 2 इधर का माइनस करो, 2 इधर का, कितना बचेगा 46। तो 46 में छोटी वाली जो आर है वो कितनी रह जाएगी, 23। क्लियर हुआ? कई बार यहां पर लोग क्या करते हैं कि ये 50 है, 2 सेंटीमीटर मोटा है, तो ऐसा करो 48 हो जाएगी वो, और 48 का आधा कर देते हैं, वहीं पे गलती हो जाती है। पूरा सवाल आगे करते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है, आंसर मिलेगा ही नहीं।
बात समझ में आ गई? अब देखिए क्या कहता है, तथा नली की लंबाई 140 सेंटीमीटर है। चलिए इसकी जो हाइट है ना 140 सेंटीमीटर है, तो नली में प्रयुक्त लोहे का आयतन बताइए। अभी हमने इस सवाल को करा भी था, अगर आपको ध्यान हो, शायद दूसरा ही सवाल था, पाई आर स्क्वायर एच, यही प्रश्न हमने किया भी था सेकंड नंबर पे आज। तो क्या था, आयतन निकालना है, वो भी इसकी प्रयुक्त लोहे का जितना मटेरियल उसमें लगा हुआ है, और कितना मटेरियल होगा, बड़े वाले का आयतन निकालिए, छोटे वाले का माइनस कर दीजिए, जो भी बचेगा वो इसमें जितना भी मटेरियल लगा हुआ है उसका आयतन निकल आएगा। तो अब देखें, बड़ा वाला आर स्क्वायर 625, छोटा वाला 23 का स्क्वायर 529, और एच तो है ही 140। 7 से काट दें, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 440 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 625 और 529 के मल्टीप्लाई, जो भी डिफरेंस आएगा, तो 5 इसमें 25 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, 96। 96 का और इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0, देखिए 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 चौक 24 हासिल का 2, फिर 6 चौक 24 और 9 चौक 36, 36 और 24 कितना हुआ, 60 और 2 62, यही आ रहा है ना? अच्छा हाँ, अभी तो और बचा हुआ है, 6 बचेगा, और 9 चौक 36, 36 और 6 42, 42 240, पहला आंसर। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न हमने सेकंड नंबर देखा था, और सेकंड के बाद ये वाला प्रश्न था। बस लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर था, लेकिन सवाल बहुत ही टक्कर का था, बढ़िया सवाल था। ये समझ लीजिए, एनटीपीसी हो चाहे आपका एसएससी से रिलेटेड कोई दूसरा एग्जाम या किसी भी तरह का कोई एग्जाम हो, लेकिन बेलन का जो भी सवाल आएगा वो इतनी जानकारी, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है ये काफ़ी है, इतनी जानकारी से ही आप अपना कोई भी सवाल सही करके आ सकते हो। देखिए अगला फिर से एक बड़ा सा सवाल आपके सामने, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 10th लेवल पे इस तरह का प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया जाता है 10th लेवल पे। चलिए खैर, एक आयताकार सीट है, ये कोई आयताकार सीट हो गई, और इसकी लंबाई 22 है और इसकी चौड़ाई कितनी है, 10 है। ये कह रहा है इसको लपेट लिया जाता है और एक बेलन की शक्ल में इसको ढाल दिया जाता है। मतलब इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर दिया, और फोल्ड करके इसको क्या करेंगे, एक बेलन जैसा बना लिया। जैसे एक चार्ट होता है ना, जब भी हम चार्ट खरीदने जाते हैं तो चार्ट का हम रोल बना लेते हैं, रोल मतलब एक बेलन हो गया। तो इसको जब हम बनाएंगे तो चार्ट में तो ये है कि हम उसको पूरा लपेट लेते हैं, बहुत अच्छे से पतला सा बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ ऐसे जोड़ना है, ये वाला ये जो सिरा है और ये जो सिरा है दोनों इस तरह से जुड़ जाएं, बस। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देना है उसको, केवल इसको इस तरह से जोड़ना है। चलिए, तो यहाँ से कैसा बन जाएगा ये, इसको 10 इधर लिख लेते हैं। जब इसे हम बनाएंगे, फोल्ड करेंगे, हाँ फिर आगे एक बात और भी बोल रहा होगा, छोटी भुजा जो है, इसकी छोटी भुजा कौन सी है, 10, तो छोटी भुजा जो है वो इस बेलन की ऊंचाई रहेगी। देखिए अभी हमने इसको फोल्ड किया, इसे पूरा इस तरह से फोल्ड किया, तो इसकी जो हाइट है वो कितनी रहेगी, 10 ही रहेगी। हमने बस ऐसे ही तो फोल्ड कर दिया था। और ये जो 22 है, 22 क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी 22 क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बराबर हो जाएगा 22। ठीक है ना, व्यास नहीं होगा, ये गलती मत कर देना, व्यास नहीं होगा, कतई नहीं होगा। आप इसको देखिए, ये बेलन है, आप इसको ऐसे कट करिए तो एक सीट जैसा बन जाएगा ना, तो जितना इसका परिधि है वही तो इसकी लंबाई है। आपने इसे ऐसे फोल्ड किया, फोल्ड जब इसे करेंगे तो यही लंबाई तो इस तरह से फोल्ड होकर के राउंड शेप ले लेगी, तो ये क्या हो जाएगा, परिधि के बराबर हो जाएगा। ठीक है, व्यास के बराबर मत रख देना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहां से 2 पाई आर बराबर 22 हो गया। वो जानना चाहता है इस प्रकार निर्मित बेलन का आयतन बताइए, और बेलन के आयतन के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं पाई आर स्क्वायर एच, यही लगाते ना। तो देखिए पाई को पाई रहने दीजिए फिलहाल यहां पर, और आर की जगह लगाएंगे हम, देखिए यहां से आर बराबर लगा दो आप 22/2 पाई, क्या लगा दो, 22/2 पाई।
आंसर तो हमें जनरली लेके आना है नॉर्मली। चलिए कोई नहीं, चाहे तो आप इसे देखिए आर स्क्वायर अगर लगाते हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा भाई 22 गुणा 22 और बटे में 4 पाई गुणा पाई, ऐसे लिख लो, आसानी रहेगा, टफ नहीं होगा। आपको अलग से यहाँ आर निकालने के लिए अलग से कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एच का मान 10 हो जाएगा, पाई से 1 पाई गया और 2 दूनी 4, 2 से काटा 11, फिर 2 से काट देंगे 11। तो अब देखो क्या बनेगा, 11 11 121 गुणा 10 बटे में क्या आ गया पाई, यानी 22 बटे 7। तो 11 एकम 11 11 121 और 11 दूनी 22, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55 गुणा 7, 385 आपका आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो आर का मान यहाँ से वैल्यू लगा करके पूरा आर का मान निकाल लीजिए, फिर भी आपको यहाँ पे ला करके उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो बेहतर होगा हम सिर्फ आर बराबर 22 बटे 2 पाई यहाँ पे पुट कर दें और पाई से पाई चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से 11 गया, 2 दूनी 4, 2 से 22 गया, 11 11 121, ये वाला 10 हो गया, बटे में रहा सिर्फ पाई, और पाई को हम लिख सकते हैं 22 बटे 7, बटे वाला 7 ऊपर आ जाएगा और कैलकुलेट करने पे आपका आंसर भी है। सवाल बहुत अच्छा है इस तरह का, इसमें बस ये इस बात पे ध्यान देना पड़ता है कि इसकी जो हाइट है वो हम किसको रखेंगे, छोटी वाली बड़ी वाली, 22 सेंटीमीटर 22 मीटर दी हुई है या 10 मीटर वाली, तो जो भी इसमें हाइट वो बोलेगा ये ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसी का आयतन बदल जाएगा। अगर वो इसे हाइट बना देगा तो फिर आयतन चेंज हो जाएगा, तो ये सवाल कहेगा उसके हिसाब से हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखें। किसी बेलनाकार वस्तु की वक्र सतह का क्षेत्रफल, देखिए बेलनाकार वस्तु तो यही होती है, इसकी वक्र सतह का मतलब क्या हुआ, वक्र सतह का मतलब क्या हुआ, इसका वक्र पृष्ठ, वक्र सतह और वक्र पृष्ठ, पृष्ठ ही तो सतह होता है, तो ये वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है, यानी कि जो इसका राउंड है ये पूरा, जैसे एक नली हो गई, उस नली को अगर हमें रंगना है बाहर से तो हम कौन से एरिया को रंगेंगे, वही उसका वक्र पृष्ठ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कहता है एक बेलनाकार वस्तु की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 528 है और वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, यही फॉर्मूला पढ़ा था आज हमने क्लास की स्टार्टिंग में। यदि इसके आधार की परिधि 44 है तो उस वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए आधार की परिधि कितनी है 44, तो आधार की परिधि, आधार कैसा होता है इसका, यही होता है ना, चलिए बहुत छोटा हो गया कुछ, ये देखिए आधार की जो परिधि होगी वो कैसी होगी, एक सर्कल होगा, और सर्कल हम क्या करेंगे 2 पाई आर बराबर 44 लगाएंगे, तो आर बराबर यहां से कितना आ जाएगा 7। तो अब देखिए 528 बराबर 2 इंटू 22 बटा 7 और आर की जगह लगाएंगे 7, हाइट पूछी हुई है 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88। अब देखिए 2 दूनी 4 से इसको भी काट दीजिए, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। देखिए हाइट है ना, तो यहाँ पे सारे आंसर एक तरह से देखा जाए तो गलत है, क्योंकि सेंटीमीटर की पावर 3 नहीं होगा, हाइट है तो वो कभी पावर 3 में नहीं हो सकती, सिर्फ सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर जो भी दे रखा होगा उसी के अकॉर्डिंग होगी। हर जगह वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये भी सिर्फ सेंटीमीटर में आएगी। क्षेत्रफल पावर स्क्वायर में आता है और जो आयतन होता है वो पावर 3 में आता है, यहाँ पर पावर 3 नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि सिर्फ हाइट पूछी हुई है। हाइट तो सिर्फ मीटर या सेंटीमीटर में ही नापी जाती है, ठीक है, ऐसा थोड़ी होगा कि पावर 3 में उसको हम नापेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं था। फिलहाल आपका आंसर जो था कितना था 12। और देखिए अगला प्रश्न इसके बाद, अगला प्रश्न है दो वेलनों का व्यास 3:2 के अनुपात में है और उनके आयतन बराबर है। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच बराबर है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, लेकिन ये क्या है R1 R2, इनको आप अलग अलग मानो, इसकी R अलग है इसकी अलग है, आयतन तो बराबर है लेकिन इसके व्यास जो है वो कितने हैं 3:2 के अनुपात में है। देखिए अगर व्यास, पाई से पाई तो हटा दें, अगर व्यास 3:2 के अनुपात में है इसका मतलब है कि त्रिज्या भी 3:2 के अनुपात में ही होगी, क्योंकि व्यास और त्रिज्या इन दोनों का अनुपात तो हमेशा इक्वल ही रहेगा।
क्योंकि अनुपात में क्या होता है भाई, ये अगर व्यास है तो इसका आधा कर लो, इसका भी आधा कर लो, तो बटे दो दोनों आपस में कट भी जाएंगे क्योंकि अनुपात में दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, r की जगह 3 लगाएंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी हम 2 लगाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। कह रहा है उनकी हाइट का अनुपात बताइए। तो देखिए h1 यही रहने दीजिए, h2 को इधर ले लो, बराबर यहाँ रह गया 4 और ये रह गया 9, तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 रह जाएगा ना। कई बार ये गलतियां लोग कर देते हैं, जब यहाँ पर h1 h2 है, स्क्वायर थोड़ी है इसका, तो ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्या रहेगा 4 और 9 ही रहेगा, ठीक है, 4 9 यानी कि डी वाला आंसर। अगर यहाँ स्क्वायर होता तो हम स्क्वायर रूट इधर बनाते, तब जाकर के वो 2 और 3 हो सकता था, लेकिन यहाँ पर 4 9 ही रहेगा। और देखिए कभी भी ये आप तुक्का भी कहीं मारेंगे तो भी इस बात का ध्यान रखिए, ऊंचाई पूछी हुई है ना, ऊंचाई, तो इस बात पे हमेशा से याद रखिए, भले ही वो वैल्यू जैसी भी आ रही है, ये जरूरी नहीं है कि कई बार क्या होता है जब आप डायरेक्ट मार रहे हो तो इस वाले ऑप्शन में इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि हाइट आपको लगेगा कि हाइट है तो वो वर्ग में नहीं हो सकती, स्क्वायर में नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्षेत्रफल थोड़ी है। क्योंकि जनरली जब हम सवाल करते हैं तो क्षेत्रफल में जो आता है, क्षेत्रफल जो होता है वही स्क्वायर में आता है, लेकिन इस तरह की गलती यहाँ पर हो सकती थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का, क्योंकि देखिए आप एक चीज़ तो देख रहे होंगे पूरे इस चैप्टर में, अब तक पूरी वीडियो में जितना अभी आपने देखा है, इन सभी में आपने देखा होगा कि वो 3 फॉर्मूले हैं, बस उनको ठीक से लगाना आ जाए। और उसका भी जो तरीका होता है वो क्या होता है, अब ये अनुपात वाले सवाल हैं तो अलग बात है, बाकी के जो सवाल होते हैं उनमें हमें सिर्फ ये ज़रूरत होती है कि हमसे पूछा क्या गया है। मान लीजिए आयतन, तो हमने लगाया पाई आर स्क्वायर एच। अब हमारे पास दिया क्या है हमें, तो पता चला एच दे रखी है लेकिन आर नहीं है, आर नहीं है तो आर को निकालने की कोई तो बात यहाँ पर ऐसी दी होगी जिससे हम आर निकाल सकें, तो वहाँ से हम आर निकालेंगे, तब जाके हमारा आंसर निकलेगा। बस इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। 2 बेलनों की त्रिज्याओं के बीच का अनुपात दिया हुआ है 3 2, और आयतनों का अनुपात पूछा हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई काट दें। त्रिज्याओं का अनुपात 3 2, फिर से उसी तरह का सवाल आ गया, 3 2 यानी कि 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर 2 2 का स्क्वायर 4, एच का स्क्वायर नहीं करेंगे, एच तो अकेला ही है, 3 और 7, तो 3 यहाँ पर 7, तो 9 तिया 27 हो गया, 4 सत्ते 28, आंसर हो जाएगा 27 28। ठीक है ना, ऐसा प्रश्न भी हम कर चुके हैं और अच्छा है, सिंपल सा प्रश्न था। बार बार एक जैसे फॉर्मूले रिपीट होते हैं क्योंकि पूरे चैप्टर में हम सिर्फ 3 फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, बाकी का कोई फॉर्मूला यहाँ पर है ही नहीं। देखिए धातु का एक पाइप है 21 सेंटीमीटर लंबा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। धातु का एक पाइप है 21 सेंटीमीटर लंबा है और उसका बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है तथा पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, और धातु का जो वजन है, भार जो है वो 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर की दर से है, तो पाइप का वजन कितना होगा। ठीक है, अच्छा सवाल है, बस हमें यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर पता नहीं कहां से आ गया, बस हमें तो ये देखना है कि उसका आयतन आएगा कितना। जितना भी आयतन आएगा, 1 सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर जो है वो 8 ग्राम के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, आयतन को 8 से गुणा कर देंगे और ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही ग्राम में आएगा किलोग्राम में तो हम कर ही लेंगे भाई, इतना छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, धातु का एक पाइप है 21 सेंटीमीटर लंबा है, पाइप है मतलब खाली तो जरूर होगा, तो 21 सेंटीमीटर लंबा है यानी कि हाइट बराबर हो गई 21 सेंटीमीटर, और उसका बाहरी व्यास बड़ा आर 8 है यानी कि 4 रहेगा। जब बड़ा व्यास यानी बड़ा आर जो है वो 8 है तो उसमें त्रिज्या तो सिर्फ 4 रह जाएगी, और उसकी मोटाई कितनी है 1। तो देखिए अगर 8 में से आप एक साइड की मोटाई निकाल देंगे 1 और दूसरी साइड की निकाल देंगे तो मोटाई कितनी रह जाएगी, मतलब अंदर वाले का व्यास कितना रह जाएगा 6, तो 6 में आर कितनी रह जाएगी 3। बस अब हमें क्या करना है, आयतन निकालना है, पाई आर स्क्वायर, तो बड़ा वाला आर स्क्वायर, अब देखिए इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, बड़े आर में से छोटे आर का स्क्वायर घटा दिया,
h की जगह पे कितना आएगा 21, 7 दिया 21 हो गया। 22 गुणा 16 से 9 गया तो क्या बचेगा 7 गुणा 3, तो 22 गुणा 21, और इसी में गुणा कर देना है 8 का। ये जो निकल करके आएगा ये घन सेंटीमीटर में आयतन आएगा, और 1 घन सेंटीमीटर 8 ग्राम के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करके इसको हम ग्राम में चेंज कर लेंगे, ये हो गया ग्राम। लेकिन उसने किलोग्राम पूछा हुआ है, तो ग्राम से किलोग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से भाग लगाएंगे और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आंसर निकाल लेते हैं। 22 और 21 इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 दूनी, यहाँ पे करते हैं 21 दूनी 42, 21 दूनी फिर से 22 और 4 46, 462 गुणा 8 बटे 1000 तो चल ही रहा है। 8 दूनी 16, 8 छक 48 और 1 49, 8 चौक 32 और 4 36 बटे 1000। 1000 की वजह से दशमलव आएगा यहाँ, तो 3.696 ऐसा आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न बढ़िया था। तो यहाँ तक आप लोगों ने अभी जो समझा था वो था वेलन, और वेलन के बाद अगली क्लास जो रहेगी उसमें हम सीखेंगे शंकु से रिलेटिव प्रश्नों को। तो एक काफ़ी बेहतर क्वेश्चंस का कलेक्शन था यहाँ पर, और इन सभी क्वेश्चंस को आप बहुत बेहतर तरीके से कर लीजिए। जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम जो लोग देख रहे होते हैं, ऐसे लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है समझने में, तो ऐसी कंडीशन में आपको वीडियो को 2 बार देख लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए।